new parents and new students in this school of specialized excellence, especially for performing in visual arts sector 19 Dwarika. You all are very lucky person to have such unique son or daughter with you, and we are also lucky to have all these artists in this school. Actually आज आप लोगों के कुछ निश्चित रूप से ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, बिकॉज ये स्कूल बहुत यूनिक है, मतलब नए हैं बिल्कुल, समाज में आप कोई बता भी ज़्यादा नहीं पाएगा इनके बारे में। तो आज हम सभी हैं, हमारी टीम है, और मैं इसमें मैं स्पेशली वेलकम करता हूँ हमारे जो इतने कमिटेड लोग हैं जो कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस पिछले 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं जो शुरू हुए थे। ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये आप को मैं ध्यान सुनिएगा और आप लोगों का विजन क्लियर होगा। तब नाम सबके रखे गए हैं स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, मतलब विशेष स्कूल है जिसमें कि कुछ विशेष विधा को टारगेट करके काम किया जाता है। तो ये जैसे ये स्कूल जहां आप आए हैं इसका नाम है SOSC, शॉर्ट में बोलते हैं SOSC, और ये स्पेशलाइज्ड है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में, यानी PVA। इसीलिए बोर्ड पर पावर पॉइंट में कहीं आप घुस रहे होंगे लिखा होगा SOSC PVA सेक्टर 19 द्वारिका। तो पूरे दिल्ली में ऐसे 4 स्कूल्स हैं अब। वन इज इन दिस द्वारिका, अदर इज इन सेक्टर 21 रोहिणी, नेक्स्ट वन इज इन एंड्रूगंज, और लास्ट इज इन IP एक्सटेंशन। यानी चारों दिल्ली के लगभग चारों कोनों पर एक ऐसे स्कूल हैं। पिछले साल केवल पूरे दिल्ली में 2 स्कूल थे, इस साल 4 स्कूल हैं। तो जब केवल 2 ही थे, रोहिणी और द्वारिका, तो यहाँ जो एडमिशन लिया बच्चों ने, आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी दूर से बच्चे वो एडमिशन लिए और आते हैं। अब वो बच्चे 11 में पहुँच रहे हैं जस्ट अप्रैल में, मयूर बिहार से, बदरपुर बॉर्डर से, और इधर लाजपत नगर से, मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनके लिए या तो रोहिणी या तो ये था। तो अब 4 है, थोड़ी आसानी हो गई। ऐसे ही SOSC स्टेम नाम से स्कूल चलते हैं, उनका नाम है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्टेम। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। वो स्पेशलाइज्ड हैं इन चीज़ों में जिसमें कि JEE और NEET की तैयारी करनी हो उसके लिए है, जिसका हर बच्चा हर काम में मतलब बहुत स्पेशल परफॉर्म नहीं कर सकता, और कोई एक पर्सन हर चीज़ करने लग जाए तो एक जनरल पर्सन बन के रह जाता है। और इस कंपटीशन के ज़माने में वो हर जगह पीछे लाइन में खड़ा होगा, पार्टिसिपेट सबने करेगा लेकिन वो टॉप पर नहीं होगा, और टॉप पर नहीं होने के नाते कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी करना होगा बच्चे को, वो उसके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती आप कराएंगे तो बच्चे का मन नहीं होगा, और उसके बाद फिर आपकी जो कोशिश होगी वो सफल नहीं होगी, फिर बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होगा, आप भी निराश होंगे। तो दूसरा स्कूल में बताया SOSC स्टेट। तीसरे स्कूल है, उसका नाम है SOSC HE21 हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। इसमें कंप्यूटर, डाटा, वेब डिजाइनिंग, अकाउंट्स, इस सब के बारे में स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगले स्कूल है SOSC ह्यूमैनिटीज। वहाँ पर राइटर बनना हो बच्चे को, या लॉयर बनना हो, पोएट बनना हो, इस तरह से उसको जो है उस दिशा में जाना हो तो वहाँ पर ग्रूम किया जाता है। दिल्ली में सिर्फ एक और स्कूल है जो है AFPS आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल, AFPS बोलते हैं, वो भी SOSC है, सिर्फ दिल्ली में एक है।
वो जिनको एनडीए में जाना हो उनके लिए है। सबके इंट्रेंस टेस्ट अलग अलग होते हैं, सबके किसी में ऑडिशन, किसी में इंटरव्यू, किसी अलग अलग होता है, मेरिट अलग अलग बनती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं एसओएससी। अब आपको क्लियर हो गया एसओएससी क्या मतलब होता है? एक। दूसरी, सिंपली मैं बात करता हूं तो बच्चों को भी ये बताता हूं, आपको भी मैं संकेत करूंगा, जिसमें किसी बच्चे को लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, अगर ये डिसीजन करेक्ट होता है तो 100% सक्सेस होती है। ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम होता है। सही दिशा में अगर बच्चे को कोई डालता है तो हर बच्चे में भगवान कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, हर व्यक्ति में कुछ स्पेशल ईश्वर ने दे रखा है। आप नजदीक से झांक के देखिएगा, हर पर्सन इस धरती पर यूनिक है, विशेष है, और ईश्वर ने उसमें कुछ विशेष गुण दिए हैं। जो इस बात को, जिनके पेरेंट्स और जो स्वयं इस बात को पहचान लेते हैं, वो अपने विशेष गिफ्ट जो ईश्वर ने दिया है उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और इस दुनिया में उसी के बदौलत वो विशेष हो जाते हैं और सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम सबने सुना होगा। एजुकेशन में जब वो पढ़ते थे तो ऐसे तो मानद डिग्री कोई यूनिवर्सिटी ऐसे देती रहती है पर्सनालिटीज को, लेकिन वो जो है 10वीं तक ही पढ़े होंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में आप उनसे बात करेंगे तो उनको जो है क्रिकेट का देवता मानते हैं। उन्होंने इतना परफॉर्म भी किया है। तो इसका मतलब कि अगर उनके मदर फादर उनको जबरदस्ती करते कि तू रात में क्रिकेट खेलता रहता है, तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो शायद सचिन तेंदुलकर को दुनिया में कोई नहीं जानता। सिर्फ अगर डॉक्टर बन जाते तो वही जानता जितने पेशेंट आते हैं, आसपास के लोग जानते हैं। आज पूरी दुनिया जानती है। ये कैसे संभव हो सका? क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके खास बड़े भाई ने इस टैलेंट को पहचाना और उनकी इंटरेस्ट को देखा कि इसका इंटरेस्ट तो खेल में है। तो उसने उसी में उनके बड़े भाई ने बहुत सहयोग किया, अपने क्या बोलते हैं कैरियर का बलिदान करके उनको सहयोग किया सचिन तेंदुलकर को, और आज वो कितने महान व्यक्ति बने। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, और गलत सिलेक्शन हो जाए तो उस बच्चे का जीवन बहुत ही दबाव में आ जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और, बच्चे का काम करने का मन कुछ और लेकिन अंत में बच्चा, चूंकि बच्चा होता है, छोटा होता है, आपकी बात मानता है बच्चा, लेकिन सफलता मिलना निश्चित रूप से संभव नहीं होता। तो और तब आपको लगता है कि कैरियर सफल नहीं हुआ बच्चे का। फिर बच्चे का दोस्त, रियली कैरियर को चूज करना ये एक स्किलफुल काम है, कौशल का काम है। जो पेरेंट्स या बच्चे के बड़े सही कैरियर चुनेंगे, बच्चे का सफलता 100% मिलती है। कैरियर चुनने के लिए बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है। देखना होता है कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, योग्यता, उसके अंदर जो टैलेंट है वो क्या है, वो जानना पहचानना। इसमें टीचर भी हेल्प करते हैं और पेरेंट्स को भी जानना चाहिए बच्चे में विशेष योग्यता, और योग्यता क्या है, एबिलिटी कितनी है। देखो, ऐसे कोई सपना देखे कि हमें जो है प्रधानमंत्री बन जाना, उसे लेक्चर देने ही ना आता हो, देश दुनिया की जानकारी नहीं हो, राजनीति की जानकारी नहीं हो, और वो सपना देखे हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए उसकी एबिलिटी को भी देखना होता है। दूसरा कि उतना टाइम, जितना टाइम लगेगा उसको बनने में, उतना वो टाइम देने के लिए तैयार है कि नहीं है पेरेंट्स। तीसरा, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है। देखो, 9th का बच्चा समझदार हो जाता है तो उसकी फीलिंग और उसकी योग्यता का भी ध्यान दीजिए। तो करना चाहता है ऐसा नहीं है, उसकी फीलिंग, वो उसकी योग्यता क्या है। और तो इन सभी में जब कोऑर्डिनेशन होता है, इन सभी में जब एकॉर्डेंस होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, हार्मोनी होती है, तो सफलता जरूर मिलती है। अब हार्मोनी नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी, कहीं एक जगह होती है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसमें 2 रीजन है, बच्चा अपने एबिलिटी को पहचानता है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। पेरेंट्स के पास पैसा है तो लाख जाकर आकाश पर एडमिशन करा देते हैं,
बच्चा मना नहीं करता, जाता है, कोचिंग में जाता है, उसके मार्क्स नहीं आते, फ्रस्ट्रेट भी होता है रोज, फिर भी 2 साल पूरा करता है कोर्स, 1 साल और एग्जाम देता है, सिलेक्शन तो होना नहीं है। क्योंकि जब जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जो टैलेंटेड भी हैं, उनसे संघर्ष है, सीटें बहुत कम होती हैं। तो मैं आपको इस सभी से बता रहा था कि 9th क्लास में, चूंकि अब आपको कैरियर चूज करना है, पुराने सिस्टम में जो अभी चल रहा है सीबीएसई का, उसके हिसाब से 10वीं के बाद आप चूज कर सकते हैं। एसएससी में कब चूज करना है? अभी चूज करना है, 9th में ही। इसका मतलब कि इस समय सोच समझ के डिसीजन लेना है आप लोगों को, और बच्चे की योग्यता और बच्चे की पसंद का जो ध्यान रखना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है, अगर जबरदस्ती करेंगे तो आपको जो है सफलता नहीं मिलनी है, निश्चित है। और पूरी दुनिया में कोई एक विधा बहुत बढ़िया नहीं होती और कोई भी चीज खराब नहीं होता। कोई कहे डॉक्टर इंजीनियरिंग केवल कैरियर है दुनिया में, तो ऐसा नहीं। अब तो लाखों कैरियर के ऑप्शन नए खुल गए हैं। शायद जो बड़े लोग हैं या अभी जो अभी फिर भी जो है, जो 10-20 साल पहले पढ़े हैं लोग, उनके समय लिमिटेड ऑप्शन थे। आज कैरियर के अनगिनत ऑप्शन है और रोज का रोज नया ऑप्शन खुलता चला जाता है। जैसे डर है लोगों को कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो क्या होगा, जॉब कम हो जाएगा। ऐसा नहीं, नेचर आप जॉब बदल जाएगा, आपको उसके लायक बनाना होगा अपने को। तो आपने बहुत सारे, जैसे यहाँ पर आज हम जो इकट्ठा हो गए हैं, वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पीबीए के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसका भी वैसे स्कोप में जानकारी थोड़ी कम है समाज में अभी, लेकिन अब वो डिटेल हम थोड़ी बात करेंगे आज। तो आपको, जैसे मैं कभी बात करता हूँ, कहता हूँ कि जैसे रेस है, मान लीजिए 2 तरह के पर्सन है या बच्चा है। एक बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन देर तक नहीं दौड़ सकता, यानी फास्ट दौड़ता है लेकिन वो जो है 100-150 मीटर जाके फिर जो है आप उसकी एनर्जी जवाब दे जाती है। यानी वो तेज दौड़ सकता है लेकिन देर तक नहीं दौड़ सकता। दूसरा बच्चा है जो देर तक दौड़ सकता है लेकिन एक मीडियम चाल में दौड़ सकता है, बहुत तेज में दौड़ सकता है। और हमारे पास 2 रेस है, यानी 2 ऑप्शन है, एक 100 मीटर का और एक 2 किलोमीटर का। जो तेज दौड़ सकता है उसको अगर 2 किलोमीटर में डाल देंगे तो वो अंत में लाइन में सबसे पीछे आएगा। 100 मीटर तक सबसे आगे रहेगा, धीरे धीरे करके सबसे पीछे हो जाएगा। और जो देर तक दौड़ सकता है लेकिन बहुत तेज नहीं दौड़ता, उसको 100 मीटर में डालेंगे सबसे पीछे आएगा। इसी जो चूज किया हम लोगों ने अपनी प्रतियोगिता, उलट देता हूं मैं। जो तेज दौड़ सकता है उसको हमने 100 मीटर में डाला और जो देर तक दौड़ सकता है मीडियम चाल, उसको मैंने 2 किलोमीटर में डाला। तो दोनों कैंडिडेट यानी दोनों बच्चे सक्सेसफुल हो गए, दोनों रेस है। तो सही बच्चे या सही व्यक्ति को सही चुनाव जो है कितना अवेलेबल है। तो ये जो है आपको सोच समझ के चुनाव करना है, और चुनने के बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा जाता है, नहीं तो सफलता किसी हाल में नहीं मिलनी है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड मैं बता चुका हूं 5 करके। इसी स्कूल में जो एक, अब डिटेल हम लोग इस स्कूल की बात करेंगे क्योंकि 5 की बात करने को उचित नहीं है मुझे। कैसे कैसे रन करता है स्कूल हो जाता है। चलो हिंदी में बताता हूँ मैं। 5 इसके सब्जेक्ट होंगे जिन्हें बोलेंगे फाउंडेशनल सब्जेक्ट। आपके मन में कभी ये शंका आ सकती है कि ऐसा कहीं तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो है केवल विजुअल आर्ट्स यानी आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग यही सब सिखाया जाता हो। बच्चे का जो बेसिक नॉलेज है जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता हो, ऐसा मन में आ सकता है कि ऐसा रात दिन तो काम कराया जा रहा है। तो मैं बताता हूँ ऐसा नहीं है। बच्चे का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे कि अपने करियर में वो आगे जा सकता है, वो 5 सब्जेक्ट उसके मेन है, बल्कि एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर भी सिखाया जाता है एमडीडी के नाम से। तो ये इनके सब्जेक्ट हैं। जान की स्लाइड हिंदी में बनाएगी ताकि आप समझ सकें। 4 घंटे इनके चलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और थोड़ा सा कंप्यूटर।
इन्हें बोलते हैं फाउंडेशनल सब्जेक्ट। ये 4 आवर पर डे बच्चे के चलेंगे। एंड नेक्स्ट 2 आवर स्पेशलाइज सब्जेक्ट इसके होंगे पर डे 2 आवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा विजुअल आर्ट्स में, विजुअल आर्ट्स का मतलब है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, उसमें उसका डिजाइनिंग भी आने वाली है, ये सब बहुत सारी विधाएं हैं, उसको एक कैटेगरी के वर्ड में बोला जाता है विजुअल आर्ट्स। तो अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन विजुअल आर्ट्स में हुआ है तो उसके 2 घंटे क्लासेस चलेंगे। और अगर फिल्म एक्टिंग मेकिंग मास मीडिया, फिल्म मेकिंग एक्टिंग मास मीडिया, फैम बोलते हैं लोग, फैम, उसमें अगर हुआ है तो आपको उसका क्लास 2 घंटे चलेगी। मतलब हर बच्चे को हर काम नहीं करना है, स्पेशलाइज तो स्पेशलाइज होगा, जहां आपका एडमिशन हो रहा होगा उसी में उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा और उसका पर डे 2 आवर होगा। अगर म्यूजिक में एडमिशन हुआ, जिसका कि आज ओरिएंटेशन नहीं है, म्यूजिक में एडमिशन हुआ है तो उसको म्यूजिक में 2 घंटे मिलेंगे। थोड़ा मैं डिटेल कर देता हूँ कि ये कैसे चलते हैं तीनों स्पेशलाइज। हमारे डिपार्टमेंट के जो परमानेंट टीचर हैं, जो कि बहुत रिगरस ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर रखे गए हैं, बहुत ट्रेनिंग उनकी हुई है, वो है, और प्लस नॉलेज पार्टनर के रूप में टेक्नोलॉजी है, यानी बाहर से कुछ माने जाने इंस्टीट्यूशन से डीबीएससी ने एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है कि वो भी अपने रिसोर्स पर्सन रोज भेजेंगे। उन्हें बोलते हैं नॉलेज पार्टनर, यानी हमारे सहयोगी हैं। वो लोग परमानेंट नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको पेमेंट वहाँ से डिपार्टमेंट से हो रहा होगा। तो जैसे विजुअल आर्ट्स में जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, ये जो है बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूशन है जो जाना माना देश में है, उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और उनके पर्सन जो यहाँ पर रोज आते हैं, और जबकि हमारे पास भी 4 टीचर अपने डिपार्टमेंट के हैं विजुअल आर्ट्स में, और ये चारों टीचर हमारे रिनाउंड पर्सन है डिपार्टमेंट के। और अभी 17 अप्रैल को यहाँ पर एनुअल आर्ट एक्सपो यानी एनुअल आर्ट एग्जीबिशन लगता है, जिसमें डायरेक्टर साहब भी आए थे और बाकी ऑफिसर भी आए थे, अभी यहाँ लगा हुआ था। उसमें 13 या 14 पेंटिंग जो थी, और विदेश से 20 देशों से डेलीगेट्स आए हुए थे। 17 अप्रैल को 20 देशों से डेलीगेट्स आए हुए थे, और डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर आए हुए थे। और वो ओपन था, हमारे बच्चों ने, जो हमारे बच्चे 9th-10th को, उन्होंने अपने पेंटिंग जो बनाई थी टीचर के सहयोग से, वो डिस्प्ले में भी थी, कुछ अभी लगी हैं, और जो इससे बेटर मान लीजिए आप पसंद आ गई, उनमें से विदेशी डेलीगेट्स ने 13 या 14 जो है पेंटिंग्स खरीद ले गए। तो आप ये अप्रिशिएट कर सकते हैं आप इन बच्चों को जो पहले से पढ़ रहे हैं। और प्रत्येक पेंटिंग लगभग 8 या 10 हज़ार रुपये के आसपास बिकी। तो विदेशी ले गए यहाँ से खरीद करके, डॉलर में उन्होंने पेमेंट किया, बच्चों को दिया जाएगा पैसा। तो जबकि 9th-10th के बच्चे अभी ये सीख रहे हैं, तो ये हमारे जो 4 टीचर हैं और हमारे नॉलेज पार्टनर हैं, देखो ये इन सबके सहयोग से ये डिपार्टमेंट चलता है। ठीक वैसे ही फिल्म एक्टिंग, फिल्म मेकिंग एक्टिंग एंड मास मीडिया जो हमारा फैकल्टी है, जिसमें कि 30 बच्चों को वहाँ एडमिशन होगा, सीटें ठीक से रखो। वहाँ पर भी डिपार्टमेंट में के बहुत ऐसे एक्सपर्ट, इस तरह का कल्चर नहीं रही है पहले नियुक्ति करने की, ऐसा कोई पोस्ट डिपार्टमेंट नहीं होती। तो पूरे जो बाहर से नॉलेज पार्टनर आते हैं, और WWI इंस्टीट्यूट है सुभाष घई का, नाम सुना आपको सुभाष घई का? हाँ, तो ये वहाँ पर बहुत उनका एक्टिंग का उनका एक कॉलेज चलता है, एक्टिंग जहाँ सिखाई जाती है, जहाँ से फिर एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं, या प्रोडक्शन हाउसेज के लोग सीखते हैं कैसे प्रोडक्शन किया जाता है। सभी जानते हो कि फिल्म मेकिंग का मतलब सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। फिल्म मेकिंग का मतलब होता है उसके पीछे हजारों तरह के काम होते हैं, तब वो पर्दे पर दिखती है। कोई फोटोग्राफी कर रहा होता है, सिनेमेटोग्राफी कर रहा होता है, कोई उसकी एडिटिंग कर रहा होता है, कोई लाइट का मैनेजमेंट कर रहा होता है, और कोई उसमें कलर भर रहा होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई डायरेक्ट डायलॉग लिखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल। तो सुभाष घई का इंस्टीट्यूट है, विजलिंग आउट्स इंटरनेशनल ऐसा नाम होगा उसका, WWI। तो कभी कभी सुभाष घई जो है ऑनलाइन बच्चों को एड्रेस भी करते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं, माइस लाइवली, और उनके लोग जो है, उनके संस्थान के लोग
रोज यहाँ आते हैं फिल्म मेकिंग, एक्टिंग मेकिंग को करने के लिए। अभी उन लोगों से अभी क्लास के साथ हो सकता होंगे, इन सबका इंट्रोडक्शन भी करा दिया जाएगा। अभी गरिमा जी सभी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन भी करा देंगी। तो तीसरी ब्रांच हमारी है जिसका आज ओरिएंटेशन नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चे कॉमन सेलेक्ट हुए हों, उसमें भी सिलेक्ट हुए हों। वो है म्यूजिक बोलेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा एग्रीमेंट है वो है ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट GMI से। इन नोएडा में जाना माना इंस्टीट्यूट है, जो विदेशी बच्चे पढ़ने आते हैं। GMI ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट, आप रिसर्च करेंगे मिल जाएगा। और इसके आदित्य जी इसके CEO हैं। इसके लोग भी रोज आते हैं और इसमें बच्चों को जो सीखने को मिलता है वो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रीम्स इसमें है, सब कैटेगरी। जैसे इसमें हमारे 2 परमानेंट टीचर हैं डिपार्टमेंट के, उनके अलावा 4-5 लोग इससे रोज आते हैं 2 आवर के लिए। सितार हमारे टीचर सिखाते हैं। हमारे जो टीचर आज नहीं है वो किसी मैरिज प्रोग्राम में गए हुए हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, आज वो नहीं है, लीव पर हैं। और वो वन ऑफ द बेस्ट सितार प्लेयर हैं वर्ल्ड के, देश के नहीं वर्ल्ड के। और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे देर तक बजाने का रिकॉर्ड उनका इसी MP हॉल में बनाया गया 2-3 साल पहले। (32 आवर 20 मिनट लगातार कंटिन्यूअस सितार प्लेइंग का उनका रिकॉर्ड है। बहुत अच्छे सितारिस्ट हैं और राजकुमार उनका नाम है। और आप अगर कभी सोशल मीडिया में जाते हैं, YouTube पर जाते हैं, तो उनके हजारों वीडियो मिलेंगे राजकुमार के नाम पर। जैसे मतलब अलग अलग बहुत अच्छे सितार प्लेयर हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि सितार के लिए वो अलग से डेडिकेटेड होते 2 घंटे में, वो अलग अलग रूम में बच्चे जाते हैं। तो एक रूम हो गया सितार का, वहाँ सितार जो जिनका इंटरेस्ट सितार में वो सितार सिखा रहे होंगे 2-4 बच्चों को, ऐसे बिल्कुल गुरु जैसा। हमारे इंडियन वोकल, उसमें बनारस घराना, कर्नाटक घराना, जो भी है इंडियन वोकल सिखा रहे होंगे। बाहर लोग आते हैं, राजेश मिश्रा जी हैं और हमारे जो रमाशंकर मिश्रा जी जो बैठे होंगे बाहर हैं, ये उसमें वोकल, इंडियन वोकल को सिखाते हैं। तबला में एक मैडम आती हैं, वो GMI से वो सिखाती हैं। पियानो में GMI से आते वो सिखाते हैं। कीबोर्ड GMI से आते हैं वो सिखाते हैं। वेस्टर्न वोकल यानी इंग्लिश में जो दूसरी भाषाओं में जो गाने होते हैं वो सिखाते हैं। मतलब अलग अलग रूम में एक ही साथ क्लास चल रही होती है। जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट रखता है उसको उस वाले छोटी सी क्लास है, 4-5 बच्चों की क्लास चल रही होती है, उसमें उसको एंट्री दी जाती है। टोटल स्ट्रेंथ 30 है, उसमें उसका 30 से कम भी बच्चे रखे जाते हैं कभी। तो इस तरह से ये 3 विधाएं चलती हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात? अब बच्चों को 11th-12th में जो सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, वो अगर 10 से ज्यादा बच्चे हैं तो कोई सब्जेक्ट दिया जा सकता है। तो उसमें है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, और अगर मैथ के बच्चे अवेलेबल है 10 से ज़्यादा तो मैथ। ये सब्जेक्ट 11th में दिए जाते हैं बच्चों को। और 12th पास करने के बाद बच्चे के पास 2 ऑप्शन ओपन होंगे। 12th पास करने के बाद बच्चे के पास 2 ब्रॉड ऑप्शन ओपन होंगे। एक ये कि बच्चा जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसी में आगे अपनी एजुकेशन जाए। जैसे मान लीजिए फाइन आर्ट में है या आर्ट में है, विजुअल आर्ट्स में है, तो मान लीजिए BFA करे। म्यूजिक में है तो बैचलर इन म्यूजिक करे। इस तरह से और देश की या विदेशी किसी यूनिवर्सिटी में वो कर सकता है बच्चा। डिपार्टमेंट भी सोच रहा है कि हम उसे हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, लेकिन अभी वो कोई अपना रूल लेके नहीं आए हैं लोग, लेके कर रहे हैं क्योंकि बच्चा हमारा भी पास नहीं हुआ 12वीं, हाईएस्ट क्लास 11th है अभी। तो अपने वो स्पेशल स्ट्रीम में बच्चा चाहे तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, PhD कर सकता है। एक ऑप्शन उसका वो खुलता है। दूसरा ऑप्शन मैंने कहा आपकी वो PhD पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, तो उसको BBA करने का ऑप्शन खुलता है, BA करने का ऑप्शन खुलता है। CUET के थ्रू जाए बच्चा और DU या कहीं से अपना BA डिग्री करे। अगर BA करता है फॉर एग्जाम्पल, उसे करना नहीं चाहिए, इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है इसलिए नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल BA करता है तो अपनी जो उसने सीखा है उसको साइड में बिजनेस ग्रुप में यूज कर सकता है। और अगर वो पार्टिकुलर म्यूजिक या आर्ट में करता है बैचलर, तो वो प्राइवेट से चाहे तो सिंपल BA कर सकता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट तो पहले से मिल रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि केवल बच्चा अगर म्यूजिक या विजुअल आर्ट पढ़ लेगा तो फिर बाकी सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, डीबीएस स्कूल एजुकेशन, जो दिल्ली सरकार का बोर्ड है, जिसे जो सीबीएसई की इक्विवेलेंट इसको नया तैयार किया जा रहा है, ये बोर्ड उस बोर्ड से डिफरेंट है। इसमें मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ असेसमेंट और ये सब कुछ बदलाव है जो सीबीएसई बोर्ड में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो और डीबीएसई का आईबी एक बोर्ड है, इंटरनेशनल बकलरेट, आप लोग जानते रहेगा, स्विट्जरलैंड का एक बोर्ड है, इसे आईबी बोलते हैं। आईबी बोर्ड से डीबीएसई का कोलैबोरेशन है, यानी वो भी एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कोलैबोरेशन है, और जो चीज़ें उसकी अच्छी होती हैं वो लेते हैं, और बाकी हम यहीं पर डीबीएसई के में एक कोर ग्रुप हमारे जो है 30-40 लोगों का, वो इनोवेट करता है नया तरीका। तो आईबी बोर्ड आप खोजेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको गूगल पर, और दिस इज वेरी पॉपुलर बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी और इसकी स्कूल हर देश में है, इंडिया में भी है, गुड़गांव में भी, दिल्ली में भी। इसके स्कूल इंटरनेशनल बोर्ड के हर देश में हैं, और बहुत ही महंगी पढ़ाई होती है। एक बार तो मैंने अपने टीचर्स को भेजा कि जाओ आईबी बोर्ड का स्कूल एक दिखाओ। पिछले सालों एक 1.5 साल पहले हमारे टीचर्स गए, जो है कोई पाथवे स्कूल है गुड़गांव में, आगे चल के थोड़ा, और ये देख के आए, ताकि हम लोग भी सोचते हैं कि अपना सिस्टम जो है उनसे किसी तरह से कम न रहे। तो टीचर वहाँ देखे, वहाँ का अरेंजमेंट सब कुछ देखे, और बहुत सारी चीज़ें उनकी पसंद की थी, तो हम लोग सीखे भी उससे, और कुछ हमारी अपनी अच्छी हैं। एक चीज़ बहुत अमेजिंग थी वहाँ की, और वो जो है निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है, वो थी फी स्ट्रक्चर। वहाँ का फी स्ट्रक्चर पाथवे का, यानी आईबी स्कूल जहाँ भी आप होंगे, सबका फी स्ट्रक्चर बहुत हाई है, क्योंकि आईबी बोर्ड भी करोड़ों रुपया लेता है स्कूलों से। सुन करके विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बिल्कुल वेरीफाई करके बता रहा हूँ, 15 लाख एक साल की एक बच्चे की फीस, 15 लाख रुपए एक साल की एक बच्चे की फीस आईबी से वो स्कूल है। और तो मुझे सुकून मिला कि कम से कम हम जो आईबी की विशेष बातें हैं, जिसे कोलैबोरेशन से अगर डिपार्टमेंट ने खर्च किया करोड़ रुपए, तो ये एक मीडियम वर्ग के बच्चों तक ये बातें पहुंच रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कोई फीस नहीं लगती। यहाँ पर जानते हैं बात में, कोई फीस नहीं लगती। तो निश्चित रूप से ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करती है मुझे, कि इसका मतलब कि हम जो एजुकेशन दे पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। तो बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो डीबीएसई बोर्ड का मिलेगा, और डीबीएसई बोर्ड सीबीएसई जैसा ही पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, पूरे देश में भी रिकॉग्नाइज्ड है। और संस्थान जो होते हैं, जैसे जो पूरे बोर्ड का एक ग्रुप होता है, उसे कोबसे बोलते हैं, कोबसे भी रिकॉग्नाइज्ड है, और AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का जो ग्रुप है वहाँ रिकॉग्नाइज्ड है, UGC भी रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब कहने का कि बच्चे को वही सुविधा मिलेगी जो कि सीबीएसई में मिलती है। हाँ, कभी चाहे तो बच्चा बोर्ड बदल सकता है, 9वीं 10वीं के बाद, 10वीं के बाद उसको पसंद नहीं आता, कोई बात, वो सीबीएसई में चला जाएगा, लेकिन सीबीएसई का बच्चा यहाँ नहीं आ सकता। वजह, क्योंकि 9th-10th में जब हम बच्चे को 2 साल स्पेशल सिखाते हैं, तो 11th में डायरेक्ट एंट्री नहीं दे सकते, क्योंकि वो बच्चा औरों से क्या होगा, कमजोर होगा, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में वो कमजोर होगा, इसलिए हम 11th में एंट्री नहीं देते। हमारा बच्चा चाहे तो 10th निकलने के बाद कहीं जाकर एडमिशन करा ले सीबीएसई में, कोई मनाही नहीं है। सरकार बहुत खर्च कर रही है और बहुत ही केयर कर रही है एसएससी का, और उम्मीद है, क्योंकि अभी पॉपुलरिटी धीरे धीरे होती है किसी चीज़ की, इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, तो वो टाइम चल रहा है। मैंने ओरली बहुत सारी चीज़ें बता दी होगी, सर आप बताइए, शायद कुछ भी बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एक चीज़ और है कि बच्चों की विजिट कराई जाती है ना बिजनेस पार्टनर से, वो चीज़ रह गई थी। मतलब जो चीज़ सिखाया जाता है उनकी वैसे कंसर्न जो बिजनेस होते हैं, उनमें करके बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, विजिट कराते हैं, ताकि बच्चा अवेयर रहे मार्केट से, और मार्केट अवेयर रहे कि यहाँ पर हमारे लिए एम्प्लॉय मिलेंगे, तो ये विजिट भी कराई जाती है इसको। नेक्स्ट,
बताइए बताइए। ओके, इसमें है ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डिजिटल डिजाइन, स्कल्पचर, सिरेमिक वर्क, टेक्सटाइल डिजाइन। ये प्रपोजल है जो हमें विजुअल आर्ट्स में लेके चल रहे हैं। अब उसमें जो टॉपिक दे रखा है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, इसका भी अपना सिलेबस होता है। अच्छा, ये एक चीज आपको बहुत यूनिक बताऊं मैं, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ असेसमेंट और मेथड ऑफ रिपोर्ट कार्ड, सब कुछ चेंज हो चुका है, बदल चुका है। पढ़ाने का वो तरीका नहीं है, क्लास में बच्चों का बैठने का भी वो तरीका नहीं है, और आपका बच्चा स्ट्रेस फील नहीं करेगा। तो कभी ये न सोचना कि कैसे स्कूल में एडमिशन करा दिए, जो बच्चा जो रास्ता जाता है रास्ता ही आता है। बच्चा आपका रास्ता ही जाएगा घर से और रास्ता ही लौटेगा। तो एक देखो, हमें कुछ चीजें अनलर्न करनी है, और हिंदी में बोलेंगे हमें कुछ चीज भुलवानी है। क्योंकि देखो, जो पेरेंट्स हमारे मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े होंगे, कुछ 10वीं तक पढ़े होंगे, 12वीं तक पढ़े होंगे, तो जिस तक देखो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अनजाने में सीखे हैं अपने बड़ों से। देखिए, खाने जब बच्चा छोटा होता है तो जैसे 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 बड़े लोग खाना खा रहे हो तो वो भी सीखता कैसे खाना खाया जाता है। तो सब कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, लैंग्वेज भी हम सीखते हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग, तो बच्चा आपके घर जाएगा, काम करेगा, बच्चा देर तक काम करेगा लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में ही बच्चे को नॉलेज क्रिएट किया जाता है। बच्चा खुद अपने आप बोलता है, करता है, टीचर और गाइड करते हैं, तो वो सीखता भी क्लास में ही है और रटता नहीं है, सीखता है। दोनों में अंतर होता है ना, रटने और सीखने में अंतर है। रटा हुआ व्यक्ति कभी कभी उस नॉलेज का प्रैक्टिकल लाइफ यूज नहीं कर पाता, रटी हुई चीज का यूज नहीं। वो कॉपी अच्छी लिख देगा, नंबर भी कुछ सीबीएसई में आ जाएंगे चाहते हैं, तो यहाँ नंबर का नहीं लर्निंग का असेसमेंट होता है। तो जान लीजिए, नंबर का नहीं लर्निंग असेसमेंट होता है। सीखा कितना, रट के लिख देने से तो उसको नहीं वैल्यू दिया जाता है। बच्चा बोलता प्रेजेंट कैसे करता है, उसको बोलने का ढंग आ रहा है नहीं आ रहा है, इस सब पर असेसमेंट किया जाता है। तो मार्क्स का नहीं, बच्चे की लर्निंग का असेसमेंट। दूसरा, स्ट्रेस इसलिए नहीं कि बच्चा खुद ही अपने आप करना चाहता है, उसको ऐसी जगह लाके छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें करके लाना, सीखना, खोजना, करना, फिर स्ट्रेस करना। तो एक ये डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। तो इस ये अपने टीचर क्लासेस से बात कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हमने सीखा है, जैसे हम जो सीखे हैं, ये सब कुछ हमने देख के सीखा है, और दुनिया भर के अधिकांश लोग देख के ही सीखते हैं। तो अनजाने अनजाने में हम उस पर यूज टू हैं, इसलिए आपको भी कुछ अपने मेंटल सेटअप में, अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मुश्किल होगी जो है पीपीएस की हम कहाँ एडमिशन करा दिए। क्लासिकल वे में टीचिंग नहीं हो रही है, आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, आधुनिक तरीके का काम होगा, तो असेसमेंट भी वैसे ही होगा। तो आप 90% और 100% नंबर के लिए मत इंतजार करिएगा, नंबर नहीं लर्निंग बताई जाएगी। तो इस चीज को भी आपको भी सीखना होगा। और तो पुराने भुला के नए सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप पेरेंट्स निश्चित रूप से जो है बहुत लकी हैं, और मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि आप जो है इन बच्चों के साथ हैं, क्योंकि इन बच्चों की इच्छा को मारना ठीक नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट का टीचिंग लर्निंग होगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है जो बहुत ही यूजफुल है। सभी जितने हमारे पार्टनर हैं, आप लोगों से परिचय भी कराया जाएगा और कि कौन किसके पार्टनर हैं। फॉरेन लैंग्वेज हर बच्चे को सिखाई जाती है। अपने स्कूल में जर्मन और फ्रेंच है, फ्यूचर में जापानी सब्जेक्ट भी आएगी, लेकिन अभी नहीं आई हुई है। जर्मन फ्रेंच है, और ये हर बच्चे को पढ़ना कंपलसरी है, दोनों में से एक लैंग्वेज। इनके साथ साथ 9 से लेकर 12 तक एक लैंग्वेज बच्चे को लेना है, चाहे जर्मन चाहे फ्रेंच। आप लोगों को बता दूं कि ये जो कंट्री है, जैसे जर्मनी में जो है एजुकेशन फ्री है,
लेकिन जर्मनी कौन जा सकता है? जिसको थोड़ी बहुत जर्मन भाषा आती हो। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता होगा भाई, आप जर्मनी जाओ और वहाँ बोल ही नहीं पाओगे तो आप तो भूखे भी मर जाओगे। तो जर्मनी जाने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और अगर 4 साल तक बच्चा थोड़ा थोड़ा भी अगर जर्मन सीखेगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जाएगा, वो जनरल सा टेस्ट होता है। तो ये जर्मन लैंग्वेज अगर सीखा है तो कभी भी जॉब में वहाँ जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई के बाद आपने कोई भी स्किल डेवलप कर लिया, लेकिन लैंग्वेज तो चाहिए अगर जर्मनी जाना है तो। और इन कंट्रीज में मैन पावर की काफ़ी कमी हो रही है, ज़्यादातर पॉपुलेशन एजेड है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइफ स्पॉन है वो ज़्यादा है भारत से। तो ज़्यादातर उम्रदराज लोग हैं और उनको चाहिए कि एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो कभी कभी डिमांड भी आते हैं 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे देशों से। लेकिन वही लोग जा सकते हैं फिर वही बात जिनको जर्मन आती हो, जिनको फ्रेंच आती हो। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा कि हर बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का चांस मिलेगा, और वो बच्चा 12वीं करते करते उस भाषा में वो बहुत अच्छा कर लेगा। एक और स्कोप खुलता है इस फॉरेन लैंग्वेज से। जैसे हमारे पास ये जो है फॉरेन लैंग्वेज के टीचर भी यहाँ बैठे हुए हमारे पीछे, परिचय कराएंगे हम आप लोगों को अभी। तो एक और स्कोप खुल जाता है पढ़ने से। वो बच्चा चाहे तो +2 करने के बाद वो फॉरेन लैंग्वेज में ही जो सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें जो ABCD कुछ नाम होते हैं इनके सर्टिफिकेट के, तो वो सर्टिफिकेट कर ले तो वो इस देश में भी टीचर बन सकता है लैंग्वेज का। आपको पता है अधिकांश पब्लिक स्कूलों में भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। फीस बहुत हाई होगी स्कूलों की, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और फॉरेन लैंग्वेज के टीचर की बहुत डिमांड है, सोसाइटी में भी, स्कूलों में भी, ट्यूटर ग्रुप में भी। मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब है जो विदेश जाना चाहते हैं जर्मनी, तभी जा पाएंगे जर्मन सीखेंगे, तो डॉक्टर साहब को भी इनसे कोचिंग लेनी पड़ेगी 3-4 महीने। विदेश जॉब कभी कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, वहाँ तो इंग्लिश चलती है, वहाँ तो ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन अगर दूसरे देश में जाना है तो सीखना पड़ेगा। तो पब्लिक स्कूलों में अधिकांश में जो अच्छे स्कूल है वहाँ पर लैंग्वेज चलती है फॉरेन। तो एक स्कोप बच्चे की और खुलता है, वो चाहे तो फॉरेन लैंग्वेज एरिया में जाकर कुछ कर सकता है। और जो ये स्पेशल चीज़ सीखेगा वो तो उसकी आजीवन रहनी है। जो विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट है जो सीख रहा है वो तो उसके साथ हमेशा रहनी है। मान लीजिए कोई IAS भी बन गया, IAS बनने के अच्छे चांस हैं, कोई IAS बन गया तो भी उसके अगर उसकी हॉबी बन चुकी है, मान लीजिए ड्राइंग पेंटिंग करना, तो क्या IAS डायरेक्ट पेंटिंग नहीं कर सकता? खाली टाइम में ये करेगा, वो अपनी हॉबी को भी जिंदा रख सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी विधा मुझे बहुत पसंद आती है। मैं साइंस का व्यक्ति हूँ, अब मुझे आर्ट और ये विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट बहुत पसंद आने लगा है। हाँ, मैं साइंस पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो है बड़ा अच्छा रहा कि जो है उतने दिन साइंस में अच्छा रहा, मैं टीचर भी अच्छा रहा। केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट का मैं जो है पेपर सेटअप किया करता है 11th 12th का, बुक जो आती है सपोर्ट मटेरियल उसमें लिखा करता। मैं बहुत अच्छा रहा सब्जेक्ट अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो बहुत अच्छा रहा। स्कूल में PVA खुल गया तो मेरी जो कमी रह गई थी वो पूरा हो गई। तो अब मुझे लगता है वास्तव में एक कमी होती है लाइफ में, अगर आदमी इसमें तो कुछ नहीं जानता तो ये उम्मीद है। और अंत में आप लोग को जो क्यूरी होगी, कोई बातें होगी, तो मैं मेरे साथी जो है उसको निश्चित रूप का बताएंगे आपको। कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।